याद है टोनी, परसों कैंप में तुमने और तुम्हारे साथियों ने मेरा क्या हशर किया था। अब बताओ मैं तुम्हारा क्या हशर करूं। जवाब में टोनी सिर्फ अपने होंठों पर जबान फेर कर रह गया। उसकी आंखों में नजर आने वाली खौफजदगी में इजाफा हो गया था। मैंने तंजिया लहजे में कहा, सुना है तुम बहुत बहादुर आदमी हो। मैं तुम्हारी बहादुरी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैंने राइफल की लबलबी पर उंगली का दबाव बढ़ा दिया। टोनी हाथ उठाकर हकलाया, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, तुम्हें इससे क्या फायदा होगा। मैंने कहा, परसों का दिन याद करो टोनी, जब कैंप में तुमने और तुम्हारे आदमियों ने मुझे बेदर्दी से मारा था। उस वक्त तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आया था। टोनी ने बेबसी से कहा, लेकिन हमने तुम्हें जान से तो नहीं मार दिया, फिर तुम क्यों मेरी जान लेने के दर पे हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, अभी कुछ ही देर कबल तुमने 2 बार मेरी जान लेने की कोशिश की है टोनी। क्या राइफल से फायरिंग करके और चाकू से मुझ पर हमला करके तुम अपने खैर सगाली के जज्बात का ऐलान कर रहे थे। टोनी का चेहरा तारीक हो गया। फिर उसने अचानक ही वो हरकत कर डाली जिसकी मैं उससे किसी वक्त भी तवक्को कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में दबा हुआ चाकू मुझ पर खींच मारा। इंतहाई उजलत के बावजूद उसने कमाल महारत का मुजाहिरा किया था। चाकू सीधा मेरे दिल की तरफ आया था और अगर मैंने जरा सा भी तसाहुल बरता होता तो चाकू मेरे दिल में पैवस्त हो गया होता। चूंकि मैं उससे इस हरकत की तवक्को कर रहा था, इसलिए उसके इस वार से बचना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। मैं जरा सा दाएं जानिब को हटा था और चाकू मेरे बाएं जानिब से गुजरता हुआ अकब में किसी चट्टान से टकराकर खट की आवाज के साथ संगी जमीन पर गिर पड़ा। मैंने कहा, तुमने अपनी आखिरी हसरत भी पूरी कर ली टोनी, और खुद को मिलने वाली किसी मुमकिना रियायत के इम्कान को भी खुद अपने ही हाथों से खत्म कर दिया। टोनी ने थूक निगल कर भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम वो नहीं हो जो जाहिर करते हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने फुर्तीले भी हो सकते हो। फिर परसों तुम कैसे पिट गए थे। मैंने कहा, तुम शायद बातें करके मेरी तवज्जो अपनी तरफ से हटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद रखो अब तुमने जरा सी भी जुम्बिश की तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने उसे उठने के लिए पर तोलते देख कर वार्निंग दी। फिर कहा, हाँ तो तुम पूछ रहे थे कि मैं परसों तुम लोगों से क्यों पिट गया। इसका मुख्तसर और आसान जवाब यह है कि मैं उस कैंप में कोई हंगामा नहीं करना चाहता था, वरना तुम जैसे बुज़दिलों से निमटना क्या मुश्किल है। टोनी ने गुस्सीले लहजे में कहा, इस राइफल के जोर पर तुम जो भी कहोगे मैं सुनने के लिए मजबूर हूँ। मैंने एक जोरदार कहा लगाया। कहा, मैंने गलत नहीं कहा टोनी। राइफल से एक निहत्ते आदमी पर हमला करना बुज़दिली है। उसी तरह बज़ाहिर कमजोर आदमी पर खामखा हाथ उठाने वाले को भी मैं बुज़दिल समझता हूँ। वो बोला, तुम भी तो राइफल से एक निहत्ते आदमी पर हमला करने जा रहे हो। मैंने एक और कहा लगाया। कहा, ये राइफल मैंने तुमसे छीनी है टोनी, और वो चाकू भी जिससे तुम मुझ पर हमलावर हुए थे। और ये भी सुन लो कि तुम कमीनी फितरत के मालिक हो। जिस वक्त तुम लोगों ने कैंप में मुझे मारा था, मैंने उसी वक्त तुमसे इंतकाम लेने का तहैया कर लिया था, और मैं जिस काम का तहैया कर लेता हूँ उसे पूरा जरूर करता हूँ। टोनी ने खौफजदा अंदाज में कहा, तो क्या तुम मुझे मार डालोगे। मैंने कहा, मैं चाहूँ तो फायर करके तुम्हारे दोनों घुटने तोड़ दूं और तुम्हें मरने के लिए यहीं छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। मेरी निगाह में तुम एक खारिश ज़दा कुत्ते से भी बदतर हो, लेकिन मुसीबत यह है कि तुम खुद को शेर समझने के आदी हो, और मैं कुत्तों को उनकी औकात जरूर याद दिलाया करता हूँ। टोनी की इस कदर तौहीन शायद जिंदगी भर में नहीं हुई होगी। उसका चेहरा तारीक पड़ गया, लेकिन मेरा अगला कदम टोनी के लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने राइफल एक तरफ उछाल दी। मैंने इंतहाई अहानत आमेज अंदाज में कहा, मैं अपने हाथों से तेरी हड्डियां तोड़ूंगा, चल उठ। चंद लम्हों तक तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। फिर दफतन ही उसका चेहरा सुर्ख हो गया और वो उठकर पागलों की तरह मुझ पर झपट पड़ा। उसने अपनी दाईं टांग से मुझ पर हमला किया, मगर मैं हर तरह के हमले से निमटने के लिए तैयार था। अगर मैं पूरी तरह तैयार ना होता तो उसके अगले वार की जद में आ गया होता। उसका पंजा मेरी पसलियों पर पड़ा होता। मैं न सिर्फ ताइक्वांडो के उस वार से बखूबी वाकिफ था, बल्कि उस दाव का तोड़ भी जानता था। मैंने दोनों हाथों की हथेलियां उसके पंजे पर मारी और उसके साथ ही पलटकर अपने पांव की एड़ी उसके जबड़े पर रसीद कर दी। एड़ी रसीद करने में मैंने जर्रा बराबर भी रियायत नहीं बरती थी। टोनी की बाछों से खून बहने लगा। उसका मुंह फट गया था। मुमकिन है 2-4 दांत भी हिल गए होंगे। मैंने भी तो आखिर पूरी कुव्वत सर्फ कर दी थी। टोनी ने दोनों हाथों से अपना जबड़ा दबा लिया। शायद तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। उसके मुंह से बहने वाला खून उसके हाथ पर से होता हुआ कोहनी से कतरा कतरा जमीन पर टपकने लगा। मैंने मौका गनीमत जानकर उस पर छलांग लगा दी, लेकिन वो अपने हवास में था। एक तरफ हटकर मेरी जद से निकल गया और मुझे पथरीली जमीन चाटना पड़ी। जमीन पर गिरते ही अपनी चोटों की परवाह किए बगैर मैंने तेजी से करवट बदली और उछल कर खड़ा हो गया। मेरे गिरते ही टोनी ने मुझ पर छलांग लगाई। अगर मैंने करवट बदलने में एक लम्हे की भी ताखीर की होती
तो टोनी मुझे छाप बैठता। अब मेरी जगह वो जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरी तरह उसने भी करवट बदल कर उठने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही मैं उसके सर पर पहुंच चुका था और फिर मैंने निहायत तेजी का मुजाहरा करते हुए एक भरपूर ठोकर उसकी गुद्दी पर मारी। मेरी ठोकर ने टोनी की खोपड़ी हिलाकर रख दी। उसके हलक से कर्बनाक कर्राह खारिज हुई। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे कोई मौका दे दिया और उसकी गिरफ्त में आ गया तो वो मेरा कचूमर भी बना सकता है। चुनाचे मैंने उसके अगली ठोकर मारी, लेकिन उसी वक्त उसने मेरी तरफ करवट बदल ली। नतीजा ये हुआ कि ठोकर उसकी खोपड़ी की बजाय उसकी नाक पर पड़ी। उसकी नक्सीर फूट गई और नाक से भल भल करके खून बहने लगा। ये गोया उसका इख्तिताम था, मगर मैंने इसी पर इक्तिफा नहीं किया और उसे मुसलसल ठोकरों पर रख लिया। मेरा हदफ उसकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा था। नतीजा ये हुआ कि चंद ही लम्हों के अंदर उसका चेहरा नाकाबिले शनाख्त हो गया और वो चीखते चीखते बेहोश हो गया। मैंने उसे बालों से पकड़कर चंद झटके दिए, मगर इतनी ठोकरें खाने के बाद उसे होश रह भी कहाँ सकता था। मैं उसे छोड़कर हट गया। वक्ती तौर पर मैं भूल ही गया था कि मैं किंग एटलस से मिलने जा रहा था। टोनी के बेहोश होते ही मुझे याद आया कि किंग एटलस मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन राइफल वहां छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था। ये सोचकर मैं राइफल उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त तालियां बजने की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। मैंने इधर उधर देखा और एक चट्टान के अकब से मुझे किंग एटलस और तहजीब मैल्कम एक्स निकलते दिखाई दिए। किंग एटलस ने तारीफी अंदाज में कहा, तुमने कमाल कर दिया लड़के। अब मेरी समझ में आया कि तुमने वहां 9 अफराद को कैसे ठिकाने लगाया होगा। मैंने हैरत से किंग एटलस को देखा। मैंने पलकें झपकाते हुए कहा, मैं समझा नहीं किंग, इस एक आदमी की शिकस्त और 9 अफराद की हलाकत में क्या निस्बत है? वो बोला, इसे एक आदमी मत कहो, ये 1 मैन गैंग है। मुझे इसकी सलाहियतों पर बड़ा नाज है। मैंने कहा, कमाल है किंग, तुम्हारा ये 1 मैन गैंग तो बड़ी आसानी से ठंडा हो गया। किंग बोला, आसानी तो क्या, इसे मुश्किल से भी ठंडा करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। मेरे खुदा, तुम्हारे जिस्म में तो जैसे बिजलियां भरी हुई हैं। मैंने कहा, जहां तक मेरा अंदाजा है किंग, ये तुम्हारा तरतीब दिया हुआ ड्रामा था ताकि तुम मेरी सलाहियतों का अंदाजा कर सको। किंग एटलस बोला, तुम बिल्कुल ठीक समझे। इस वक्त मैंने इसीलिए तुम्हें बुलवाया था ताकि बेखबरी में टोनी से तुम्हारा मुकाबला हो और मैं उसे देख सकूं। मैंने कहा, यह बात हलक से नहीं उतरती किंग। उसके पास राइफल थी और गोली के सामने तो कोई भी नहीं ठहर सकता। ये किस किस्म का मुकाबला था? किंग बोला, ओह गलत मत समझो, उसे हिदायत कर दी गई थी कि फायरिंग सिर्फ तुम्हें मुतवज्जे करने के लिए करे। मैंने कहा, क्या तुम इस बात से भी बेखबर थे कि उसके पास चाकू मौजूद है जिससे वो किसी भी वक्त मुझ पर हमला कर सकता है? किंग ने कहा, नहीं, मुझे मालूम था कि उसके पास चाकू मौजूद है, लेकिन उसने खामोश होकर तहजीब की तरफ देखा। तहजीब ने कहा, इस बात की जमानत मैंने दी थी कि वो चाकू की मदद से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने तहजीब को घूरा, कहा, आपसे तो मैं बाद में समझूंगा। वो जवाब में जिस अंदाज से मुस्कुराई उसे फखरिया ही कहा जा सकता है। किंग ने कहा, अब यहाँ कब तक खड़े रहोगे? आओ बैठकर गुफ्तगू करते हैं। किंग एटलस के साथ मैं और तहजीब एक गार में पहुंचे। ये था तो कुदरती गार ही, मगर उसमें इंसानी हाथों की सन्नाई भी शामिल थी। गार का मुंह इस तरह से बंद कर दिया गया था कि मसनूई नहीं मालूम होता था। उसके खुलने और बंद होने का दारोमदार एक मैकेनिज्म पर था। उस गार को अंदर से बेहतरीन फर्नीचर से आरास्ता किया गया था। गालिबन वो किंग एटलस के खुफिया ठिकानों में से एक था। तहजीब सोफे पर बैठ गई और मैं भी उसके बराबर ही बैठ गया। किंग पुश्त पर हाथ बांधे टहल रहा था। दफतन वो मेरी तरफ मुड़ा। किंग ने कहा, तुम्हारे और टोनी के दरमियान परसों होने वाले किसी झगड़े पर गुफ्तगू हो रही थी, वो क्या मामला था? मैंने बेपरवाही से कहा, कोई खास बात नहीं थी किंग। ये उस वक्त की बात है जब हम लोग इस कैंप में पहुंचे थे। उसके थोड़ी देर बाद मैं टहलने की गरज से बाहर निकला। रास्ते में एक जगह ये लोग बैठे हुए थे। मैं दूसरी तरफ देख कर चल रहा था कि टोनी ने टांग अड़ाकर मुझे गिरा दिया और मुझसे कहने लगा कि मैंने उसे जानबूझकर ठोकर मारी है, लिहाजा मैं उससे माफी मांगूं। मेरे ये कहने पर कि गलती मेरी नहीं है, उन्होंने हस्बे तौफीक खासी बेदर्दी से मेरी पिटाई की। किंग ने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? मैंने बेपरवाही से कहा, होना क्या था? मैंने उन लोगों से माफी मांग ली। किंग ने हैरत से मेरी तरफ हाथ उठाकर कहा, तुमने? मुझे यकीन नहीं आता। अगर तुम चाहते तो उन सब के दिमाग ठिकाने लगा सकते थे। मैंने कहा, उस वक्त मैं मजबूर था किंग। मैं नहीं चाहता था कि कैंप में किसी किस्म का हंगामा बरपा हो और मैं लोगों का मरकज़े निगाह बनूं, लेकिन मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। उन सबको सबक देना जरूरी है। किंग का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बोला, मुझे अफसोस है कि मेरे कैंप में तुम्हारे साथ इस किस्म का सलूक हुआ। मैंने हंसकर कहा, कोई बात नहीं अंकल, ये सब कुछ तो होता ही रहता है। किंग गुर्राया। टोनी और उसके साथियों को इस हरकत की सजा मिलेगी और उन्हें माफी भी मांगना पड़ेगी। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत है अंकल?
टोनी को तो पहले ही खासी सजा मिल चुकी है। किंग ने कहा, वो और बात है। टोनी का काम तो ये है कि कैंप में किसी किस्म का हंगामा न होने दे और यहाँ मुकीम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इस जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी बजाय खुद जुर्म है, जिसकी सजा उसे मिलना इंतहाई जरूरी है। तहजीब शिकायती लहजे में बोली, तुमने ये वाकया मुझे भी नहीं बताया। अगर इस वक्त मैं मौजूद ना होती तो ये बात अब भी मेरे इल्म में ना आती। मैंने कहा, बताने का कुछ फायदा नहीं होता, तुम बिला वजह परेशान हो जाती। किंग एटलस फिर टहलने लगा। यूं मालूम होता था जैसे वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। मैं और तहजीब खामोशी से उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, फेरिक्स मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। गो मेरे और उसके दरमियान कारोबारी इख्तिलाफात रहे। वो मेरी सरगर्मियों को नापसंदीदगी की निगाह से देखता था और मुझे उसकी शराफत से चिढ़ थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसकी औलाद इतनी बासलाहियत होगी। फेरिक्स के बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं अभी इस लड़की से बात कर रहा था। इसने मुझे साफ साफ बता दिया है कि तुम लोगों का जरिया मौश भी ऐसा ही है, यानी जरूरत पड़ने पर काम किया जाए, दौलत कमाई जाए और उसके बाद ऐश किया जाए। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैंने कहा, मैंने तो ये बात आपको पहले ही बता दी थी अंकल। किंग बोला, हाँ तुमने बताया था, लेकिन तुम्हारे बताने का अंदाज ऐसा था कि उससे कोई वाज़े मतलब अखज़ करना मुमकिन नहीं था। मैंने कदरे झिझकने की अदाकारी करते हुए कहा, मैं खुलकर आपको अपने जरिया माश के बारे में कैसे बता सकता था अंकल? आप डैडी के दोस्त हैं और मेरे बुजुर्ग हैं। किंग ने बेतकल्लुफी से कहा, मुझसे तकल्लुफात बरतने की जरूरत नहीं है भाई। मुझसे हर बात खुलकर और साफ साफ करो। तुम्हारा अंकल तुम्हें कुंदन बना देगा। मैंने कहा, तो फिर अंकल, मुझे ये बताने में कोई झिझक महसूस नहीं होती कि हम लोग हुसूल दौलत के लिए कानून की जर्रा बराबर भी परवाह नहीं करते। हमें तो दौलत चाहिए, इसके लिए हम हर काम करने को तैयार रहते हैं। किंग बोला, मुझे बड़ी खुशी हुई है मेरे बच्चों, तुम सेहतमंद सोच के मालिक हो। कानून का ख्याल करने वाले बुज़दिल होते हैं। आदमी को सबसे पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए, बाकी सब बाद की बातें होती हैं। मैंने खुश होकर कहा, बिल्कुल यही ख्यालात हमारे भी हैं अंकल। अगर मुझे पहले से इल्म होता कि आप हमारे हम ख्याल हैं तो मैं पहले ही अपने बारे में आपको सब कुछ बता देता। किंग बोला, तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि तुम लोग मेरे लिए कितने कीमती असासे की हैसियत रखते हो। अगर तुम आम हालात में मुझे मिले होते तो मैं सिर्फ फेरिक्स के यानी एक देरीना दोस्त के बच्चों की हैसियत से तुम्हें खुशामदीद कहता, लेकिन जिन गैर मामूली हालात से गुजर कर तुम मुझ तक पहुंचे हो उसने तुम्हारी कदर कीमत का तायुन कर दिया है। तुम्हारी सलाहियतें मुझ पर पूरी तरह आया हो गई हैं। मैंने कहा, आप भी हमारी खुशकिस्मती का अंदाजा नहीं कर सकते अंकल। मुझे यकीन है कि हमारी माली हालत बेहतर बनाने के लिए आपने कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। किंग ने जोर जोर से असबात में सर हिलाया। बोला, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मुझे इन दिनों एक ऐसा काम दरपेश है जिसके लिए आदमी का बासलाहियत होने के साथ साथ काबिल एतमाद होना भी जरूरी है। मैंने कहा, हम हर तरह से आपके एतमाद पर पूरे उतरेंगे अंकल। आखिर आप हमारे आन जहानी डैडी के अजीज दोस्त हैं, लेकिन इस काम के इवज हमें क्या मिलेगा? किंग बोला, मेरे जहन में तुम्हारे लिए एक तजवीज़ है, जी चाहे तो कबूल कर लेना, वरना तुम इसके लिए मजबूर नहीं होगे। इसके लिए मैं अपने पास से तुम्हें एक बड़ी रकम अदा करूंगा, और अगर वो काम हो गया जो इन दिनों मुझे दरपेश है तो तुम्हें तुम्हारे अंदाजे से भी बढ़कर दौलत मिलेगी। उसके बाद तुम्हें छोटे मोटे जराइम करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। मैंने बेताबी से हाथ मलते हुए कहा, आप काम तो बताएं अंकल, ये कैसे मुमकिन है कि हम आपके किसी काम से इनकार कर दें? वो बोला, नहीं, तुम इनकार करने के लिए आज़ाद हो, लेकिन चूंकि काम बहुत पुरखतर है इसलिए तुम्हें वादा करना होगा कि अगर तुम मेरा काम करने पर आमादा न हुए तब भी सारी बातें जो तुम्हारे इल्म में आएंगी सीग़े राज में रखोगे। मैंने तहजीब की तरफ देखा। मैंने कहा, आपकी तो ख्वाहिश भी हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है अंकल। आपका हर राज हमारा अपना राज है। ये कैसे मुमकिन है कि हम किसी को कोई भी बात बता दें? मैंने तहजीब की तरफ देखा। तहजीब ने कहा, जी अंकल, आपके हर राज को हम एक मुक़द्दस अमानत तस्वुर करेंगे जिसमें कभी खयानत नहीं होगी। किंग ने कहा, मैं तुम्हारी सआदतमंदी से खुश हुआ मेरे बच्चों। बात जरा तफसील तलब है, मगर मैं मुख्तसरन तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी धड़कनें बेतरतीब होने लगी। कामयाबी हमारे बेहद करीब आ गई थी। मैं खुद को पुरसकून रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और मुझे यकीन है कि उस वक्त तहजीब की हालत भी मुझसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं रही होगी। ताहम हमारे अंदाज से जितना भी जोश व खरोश जाहिर हो रहा था उसे किंग दौलत के हुसूल की खुशी से ताबीर कर रहा होगा। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद किंग ने कहना शुरू किया, मेरा ताल्लुक शमर ख़ानदान से है। एक बहुत बड़ा साइंसदान जिसका नाम डी फॉस्टर है और जो हमारे ही ख़ानदान का एक फ़र्द है, मेरा काम उसी से मुताल्लिक है। डी फॉस्टर का बाप भी बहुत बड़ा साइंसदान था, लेकिन दूसरी जंग अजीम होने के बाद से शमरी ख़ानदान अजाब का शिकार रहा है। डी फॉस्टर एक यहूदी के कब्जे में आ गया था।
وہ یہودی امریکہ میں رہتا ہے اور ہتھیاروں کا کام کرتا ہے۔ حکومت امریکہ کی نظروں میں اس کی ساکھ بہت اچھی ہے۔ وہ یہودی بے پناہ دولت مند بھی ہے۔ اس نے ڈی فاسٹر کو اپنا قیدی بنا رکھا تھا، لیکن ڈی فاسٹر نے کبھی اسے اپنا آقا تسلیم نہیں کیا۔ پھر اس یہودی نے خود امریکہ ہی کے کچھ فارمولے چوری کروا لیے۔ وہ فارمولے حکومت امریکہ کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ اس یہودی نے، جس کا نام ہاروت رابیل ہے، ہتھیار سازی کے مسروقہ فارمولے ڈی فاسٹر کے حوالے کر دیے۔ ہاروت رابیل کا منصوبہ یہ تھا کہ خفیہ طور پر وہ ہتھیار تیار کر کے ایسے جنگ باز ملکوں کو فروخت کرے گا جو اپنے حریف ممالک کو ہر قیمت پر نیچا دکھانے کے در پہ رہتے ہیں۔ لیکن ڈی فاسٹر نے اس موقع پر چالاکی سے کام لیا اور ہاروت رابیل کے چنگل سے نکل بھاگا۔ فرار ہو کر وہ سیدھا برلن آیا تھا اور اس نے کوشش کی تھی کہ چوری کیے ہوئے فارمولے کسی بھی بڑے ملک کو فروخت کر کے اس سے دولت کمائے۔ یہ دولت وہ شمری خاندان کی بہتری کے لیے صرف کرنا چاہتا تھا۔ شمری خاندان کے تمام افراد اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی خدمات بھی پیش کر دی۔ مختلف ممالک کو مذاکرات کی دعوت بھی دی گئی، مگر ہمارے پاس اتنے بہتر ذرائع نہیں تھے کہ ہم ملکوں کی سطح پر معاملات طے کر سکتے۔ جواب میں ہم سے مختلف ایجنٹوں نے رابطہ قائم کیا، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی۔ برلن میں ہم نے بڑے بڑے ملکوں کے جاسوسوں کو جمع کر لیا تھا، جن میں فارمولے خریدنے کے خواہش مند کم اور انہیں چوری کرنے کے در پہ زیادہ تھے۔ نتیجے میں ہمارا ایک بہت ہی اہم کارکن ایلزے فورے مارا گیا۔ اس کی موت کے بعد ڈی فاسٹر خوفزدہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی چند ایسے واقعات ہو چکے تھے جن کی وجہ سے ڈی فاسٹر بد دل ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ برلن سے بھاگ کر ہیمبرگ آ گیا۔ کنگ ایٹلس ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ منزل بس چند قدم کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد کنگ نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، اب صورتحال یہ ہے کہ کئی ممالک کے ایجنٹ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شمری خاندان کے افراد نے اس کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ان میں سے بہت سے تو ہاتھ کھینچ چکے ہیں، مگر چند ایک افراد اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ میں خود بھی اس کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں یہ کام آسانی سے نہیں کر سکوں گا، بلکہ شاید اس مشکل ترین کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا میرے لیے اب ممکن ہی نہیں رہا۔ ادھر ڈی فاسٹر ایک عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے۔ چوری کیے ہوئے فارمولوں کو فروخت کر کے اربوں ڈالرز کے حصول کا منصوبہ تو پسے پشت جا پڑا ہے، بلکہ اب تو ڈی فاسٹر کی جان کے ہی لالے پڑ گئے ہیں۔ کنگ پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، میں سمجھ نہیں سکا انکل کہ ہم اس سلسلے میں کس طرح آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ کنگ نے کہا، تم نہیں سمجھے۔ دراصل میں ڈی فاسٹر کی مدد اس لیے نہیں کر پا رہا کہ میں ان لوگوں کی نظروں میں آ چکا ہوں۔ ہم دونوں کا تعلق شمری خاندان سے ہی ہے نا؟ میں نے کہا، بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ غالباً آپ کا مقصد یہ ہے کہ اب اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایسے افراد سامنے لائے جائیں جن سے ڈی فاسٹر کا کوئی تعلق نہ ہو۔ کنگ ایٹلس خوش ہو کر بولا، تم بالکل ٹھیک سمجھے میرے بچے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو۔ میں نے کہا، لیکن انکل یہ بھی تو بتائیے نا کہ آپ اس سلسلے میں ہم سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ کنگ بولا، چونکہ یہ کام کرنے کے لیے باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی کا غیر متعلق اور قابل اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اور تم میں بیک وقت تینوں صلاحیتیں موجود ہیں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ کام تمہارے سپرد کر دوں گا۔ تم خود اپنے ساتھیوں کے طور پر مناسب لوگوں کو منتخب کر کے ایک ٹیم تشکیل دے لو، اور پھر تم ان فارمولوں کے لیے غیر ملکی ایجنٹوں سے مذاکرات کرو۔ اگر تم یہ سودا کرا سکو تو جو رقم بھی حاصل ہوگی اس کا 10% تمہارا ہوگا۔ اگر تمہیں منظور ہو تو حامی بھر لو، ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میری بجائے تہذیب بول اٹھی، ہمیں منظور ہے انکل۔ میں اسے گھورنے لگا۔ کنگ نے مجھے تہذیب کو گھورتے دیکھ کر کہا، تم دونوں آپس میں مشورہ کر لو، ضروری تو نہیں ہے کہ تم فوراً ہی حامی بھر لو۔ میں نے گڑبڑانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں ہے انکل، دراصل یہ معاملہ میری سوچ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اور اس میں خطرات بھی بے حد زیادہ ہیں۔ کنگ نے کہا، خطرات تو ہیں، اب یہی دیکھ لو کہ کیمپ پر جو لوگ حملہ آور ہوئے تھے ان کے بارے میں نے تم سے غلط بیانی کی تھی کہ وہ کاروباری پیشہ ورانہ رقابت کا نتیجہ تھی، جبکہ حقیقت میں اس حملے کے پشت پر ایسے ہی کچھ غیر ملکی ایجنٹ تھے جو فارمولے کو زبردستی چھین کر لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے اندازہ ہے انکل، اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ پہلے اس سلسلے میں ایسا لائحہ عمل ترتیب دیا جائے جو قابل عمل ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل شکست بھی ہو، اور اس میں کامیابی کے 100% امکانات ہوں۔ بس اتنی سی بات تھی، ورنہ مجھے اس معاملے کو ہاتھ میں لینے سے کوئی انکار نہیں ہے۔